नमस्कार, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। आज हम करने वाले हैं 13.2। इससे पहले हमने 13.1 को कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले तो आप मैथ को अपने पास रख लीजिए और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पहले समझना है। सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कहीं पर भी सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो समझने का काम है वह आपको सबसे पहले करना है। तो चलिए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी को समझ नहीं आए तो वीडियो को फिर से देख सकता है, ठीक है। सबसे पहले दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है, जो कि चित्र को पहले मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये आपका एक अर्धगोला है और इस पर मैंने एक शंकु को बना दिया है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बराबर है। यानी इनके कहने का मतलब है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है, और जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई पदों में व्यक्त कीजिए। पाई का मतलब ये है कि पाई का मान आपको नहीं रखना है यहाँ पर, ठीक है। पाई का मान आपको यहाँ पर नहीं रखना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है वह मैं लिख लेता हूँ। दिया क्या क्या है, क्या दिया है। सबसे पहले मुझे दिया है शंकु की ऊंचाई, तो मैं शंकु की ऊंचाई लिख लूंगा। शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई दी गई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, शंकु की त्रिज्या दी है स्मॉल r, और उसका मान भी कितना है 1 सेंटीमीटर। अब इसकी जितनी त्रिज्या है शंकु की, उतनी ही त्रिज्या किसकी है, उतनी ही त्रिज्या आपके अर्धगोले की है। तो आप क्या लिखोगे, अर्धगोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर और क्या दिया है, अर्धगोले की त्रिज्या। स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं यदि आपको स्लो लग रही है तो। अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर वो भी क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दोनों की त्रिज्या एक जैसी हैं, तो अलग अलग लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर अब मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सभी फॉर्मूले मैंने उसमें करवा दिए हैं, समझा दिए हैं। आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, नहीं तो आप वीडियो से भी उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब अपन करना क्या है, ठोस का आयतन। अब आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। ठोस का आयतन, यहाँ पर लिखिए ठोस का आयतन। अब ये ठोस है, किस किस से मिलकर बना है, ठोस का आयतन। अभी देखते हैं कि ये ठोस किस किस से मिलकर बना है। तो ठोस आप देख सकते हैं, एक तो शंकु से मिलकर बना है और एक अर्धगोले से मिलकर बना है। तो मैं किसका, शंकु का आयतन निकालूंगा। शंकु का आयतन यहाँ पर निकाल लूंगा मैं, और किसका निकाल लूंगा, प्लस कर दूंगा उसमें अर्धगोले का आयतन। किसको, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का आयतन में इसमें क्या कर दूंगा, अर्धगोले का आयतन में इसमें प्लस कर दूंगा। तो मेरे शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये मेरा फॉर्मूला होता है। इसके अलावा अर्धगोले का आयतन का क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, यही होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें r की वैल्यू क्या रख देंगे आप, 1 रख देंगे, क्योंकि आपकी त्रिज्याएं कितनी है, 1 है, ऊंचाई आपकी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी रख देंगे, r की वैल्यू, पाई की वैल्यू पाई रहेगी। क्यों, क्योंकि पाई के पदों में व्यक्त करना है उसे। 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, और 2/3, और ये पाई का मान पाई, और 1 की वैल्यू a पे q, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 1/3, ठीक है, इसको ज्यों का त्यों लिखो आप। पाई, यहाँ पर एक और एक का गुणा होगा तो इतना ही बचेगा यहाँ पर, और इधर भी कितना बचेगा, इतना ही यहाँ पर बचेगा। अब आपको करना क्या है, बस अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम आप लेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा।
यहाँ पर 1 पाई बचेगा, 1 लिखना हो तो लिखो, नहीं तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 पाई बचेगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 ये कट जाएगा तो पाई हमारा क्या जाएगा आंसर आपका जाएगा किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आपका ये आंसर आएगा, किस में सेंटीमीटर क्यूब में आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, उम्मीद करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को करिए। तो क्वेश्चन को आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको समझना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है। यहाँ से मालूम चलता है कि कौन सी आकृति है, बेलन की आकृति है। ठीक है, बेलन के आकार का है, आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। अब जिसके दोनों सिरों पर क्या जोड़े हैं, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जोड़े हैं। ठीक है, अब इस मॉडल का व्यास, इस मॉडल का व्यास, पूरे मॉडल का व्यास दिया है, वह पूरे मॉडल का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर है। और इसकी लंबाई, पूरे मॉडल की जो लंबाई है शंकु सहित वह कितनी है 12। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2, अब प्रत्येक शंकु की ऊंचाई उन्होंने कितनी दे दी 2 दे दी। ठीक है, अब प्रत्येक शंकु की ऊंचाई इन्होंने 2 दे दी। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई उसकी क्या है त्रिज्या भी होगी। ठीक है, देखते हैं आगे चित्र बनाने के बाद और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी उसमें हवा कितनी आएगी आपको ये बताना है। तो चलिए इस चित्र को सबसे पहले तो बना लेते हैं। सबसे पहले मैं 2 शंकु बना लेता हूँ। ठीक है, 2 शंकु यहाँ पर मैंने ये बना लिए। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब मैं इससे एक लगा हुआ क्या बना लेता हूँ, बेलन यहाँ से बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये बेलन मैंने बना लिया, एक और एक शंकु यहाँ पर ये बना लिया। ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई हो गई। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी लंबाई दे देता हूँ। इसकी लंबाई कितनी है टोटल 12 सेंटीमीटर समझने के लिए, और आप पेन से बनाओगे तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है शंकु की भाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। कहाँ तक है ओनली यहाँ तक, और इसकी भी कितनी है 2 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ये कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा अब आप मुझे बताइए 2 ये है 2 ये है, यदि मैं इसकी अकेले ज्ञात करूं तो ये कितना हो जाएगा, बेलन की अकेले, बेलन की हो जाएगी मेरी 8 सेंटीमीटर। कैसे निकाली यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर लिख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया है। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, लिख लीजिए दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी h1 मान लीजिए इसको, क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, इसका ये पूरा क्या दिया है व्यास दिया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इतने की आधी हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, एक काम कर इतना ही लिख लो 3 ठीक है, आधी कर लो इसको 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसी मान को रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शंकु का और क्या दिया है, शंकु हो गया। अब क्या है बेलनाकार भाग की त्रिज्या। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या होगी, अब आप मुझे बताइए। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या होगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, जरूरत पड़ने पर 1.5 सेंटीमीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो दिया है वह हम लिख रहे हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या दी है, इसको मैं h2 लिख लूँ। क्यों, क्योंकि एक मैंने ऊंचाई ली है उसको h1 लिख लिया है, और इसको क्या लिख लूँ मैं, इसको h2 लिख लूँगा। अब इसमें मैंने क्या करूँगा 12 में से किसको घटा दूंगा, ये दोनों शंकु की ऊंचाइयों को घटा दूंगा।
2 + 2 इसमें से घटा दूँ मैं, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। तो 8 कहाँ से आया, देखो शंकु की ऊंचाई दी है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2, ठीक है। तो ये 2, इतना 2 यहाँ तक, इतना 2 यहाँ तक, ठीक है, और इतना 2 यहाँ तक। तो इतना जो भाग है वह क्या है आपका, इतना जो भाग है वह आपका क्या है, बेलन है, इतना जो भाग। तो ये जो ऊंचाई आ जाएगी वह किसकी आ जाएगी, बेलन की आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। अब क्या निकालना है आपको, आयतन किसका, इसमें कितनी हवा आ सकती है। तो आप यदि इस पूरे का आयतन निकाल लें, दोनों शंकु का और बेलन का, तो इसके अंदर जो भी स्पेस होगा उतनी ही इसमें क्या आ जाएगी, उतनी इसमें हवा आ जाएगी। तो इनका निकाल लेते हैं। मैथ को सामने रखिए आप, ठीक है। मॉडल में या फिर डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं, हवा का आयतन, क्या लिख दूं, हवा का आयतन, हवा का आयतन। तो जो हवा का आयतन है वह क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जो शंकु दिया था उसकी, सबसे पहले मैं किसकी लिख लूँ, बेलन की लिख लूँ। तो किसकी लिख लूँ, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और इसमें जोड़ दूं किसको, 2 शंकु के आयतन को, शंकु के आयतन, 2 गुणा शंकु का आयतन, ठीक है। उनको क्या कर दूं, 2 गुना कर दूं, क्यों, क्योंकि शंकु कैसे हैं, शंकु दोनों अपने एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब बेलन का आयतन कितना होता है, πr² h2, क्यों, क्योंकि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, h2, ठीक है। इसमें प्लस करूंगा क्या, 2 इंटू शंकु के आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h, यही होता है। इस h को मैंने क्या माना था, h1 माना था, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अब आप यहाँ से सबसे पहले मान रख दीजिए, नहीं तो एक काम कीजिए, यहाँ से इसको सरल करने के लिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जो भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देखूँ πr², यहाँ पर भी πr² है, ये मेरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो πr² को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, h2 प्लस 2/3 πr² आ गया 2/3, और ये h1 2/3 h1, ठीक है। अब पाई का मान तो 22/7 कभी भी रख सकते हैं, ठीक है। r², ऊंचाई कैसी है, ऊंचाई तो एक जैसी है पूरी, ठीक है। तो ऊंचाई जब पूरी अपनी एक जैसी है तो ऊंचाई को मैं कितना रखूं, 1.5 नहीं, अपन मैं रख देता हूं इसको 3/2। तो 3/2 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। h2 का मान कितना है मेरा, h2 का मान है मेरा 8 या फिर 8 और 2/3, ठीक है। और इसके बाद मेरा h1 का जो मान है वह कितना है मेरा 2। h1 का मान यहाँ पर ऊपर से देख लो, h1 का मान कितना है, h1 का मान है 2। तो h1 का मान मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, इसका मान भी रख देता हूँ मैं 22/7, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 9, 2 दूनी 4, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है अकेला, 8 2 दूनी 4/3, यहाँ से इसके अपॉन में 1 कर लूँगा मैं, और यहाँ से क्या करूँगा, इसको काट दूंगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 9/2। यहाँ से इसका एलसीएम लो, 8 3 24 प्लस 4/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करो। तो आगे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 9 99/2 हो जाएगा, ये 24 और 4 28/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ये 7 भी है, तो ये 7 को यहाँ पर चलने दो, 7 से काटो 7 चुक को 28 से कट जाएगा, 3 से इसको काटो 3 × 9, 3 × 9, 2 से इसको काटो 2 दूनी 4, ठीक है, सब कट गए। 33 दूनी क्या जाएगा, 66। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या जाएगा, आयतन आ जाएगा। क्यों क्यूब में क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, आयतन है। और यदि क्षेत्रफल होता, एरिया होता, तो क्या आता, स्क्वायर आता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः हम क्या लिख देंगे कि इसमें जो हवा आएगी वह कितनी आएगी, 66 सेंटीमीटर क्यूब इसमें हवा आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलैक्स होकर पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन है, उसमें
जितना उसका आयतन है, मान लो उसका 100 आयतन है, तो उसमें 30% क्या होती है, 30% क्या होती है, चीनी होती है। और इसके अलावा 70% जो है, जो भी जिससे गुलाब जामुन बनी है, वह उसमें पदार्थ की मात्रा होगी। ठीक है, अब एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, किसका बताना है, 45 का। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार की है, अब इन्होंने पहले ही दे दिया कि जो गुलाब जामुन है वह किसके आकार की है, जो गुलाब जामुन है वह एक बेलन के आकार की है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बना लीजिए, एक बेलन बना लीजिए। ठीक है, एक बेलन के आकार जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। अब जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये बन गया आपका एक अर्धगोला, और ये बन गया आपका दूसरा अर्धगोला। जैसे वो आपने गोली वाला क्वेश्चन किया था, कैप्सूल वाला, सेम टू सेम वैसा ही ये हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोले हैं, इनकी त्रिज्या यहाँ पे इस साइड कहाँ, सब में क्या होगी, बराबर होगी। अब जो बोल रहा है कि 2.8 सेंटीमीटर व्यास है, किसका, अर्धगोला का। अर्धगोले का व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा, व्यास होगा। ठीक है, तो व्यास ना लिख के मैं क्या लिख दूँ, डायरेक्ट त्रिज्या लिख दूँ। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होगी, त्रिज्या, और इधर पूरा बना दिया तो क्या हो जाएगा, इसका ये व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो 2.8 व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी। ठीक है, तो 2.8 की यहाँ पे मैं मार्क करके लिख सकता हूँ, 2.8 की आधी क्या हो जाएगी, मेरी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल इसकी लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर जब ये इसको मैं 1.4 ही लिख देता हूँ सॉल्व करने के बाद। ठीक है, क्योंकि दशमलव में तो ये वैसे भी है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1.4। अब मुझे ये बताओ, ये त्रिज्या इस साइड है, इस साइड भी त्रिज्या 1.4 होगी, यानी जो अर्धगोले की ऊंचाई है वह 1.4 है। त्रिज्या या ऊंचाई उसकी एक ही होती है, और ये भी कितनी हो जाएगी, 1.4। अब मुझे इतने बीच का ज्ञात करना हो, तो जो 1.4 और 1.4, जैसे कि अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को घटा देंगे, किसमें से, 5 में से। तो 5 में से इनको घटाएंगे तो आप कितना आएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा एक चित्र आप बना लेना, फेयर चित्र बनाना है थोड़ा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चल लेते हैं। यहाँ पर अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, बस एक मन में आपने एक चित्रण कर लिया है क्वेश्चन का कि किस प्रकार क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो दिया है आप वो लिख लेंगे, तो वही क्या बोलेंगे अपन, दिया है लिख लिया। ठीक है, अब अपन लिखेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही किसकी त्रिज्या है, वही बेलन की त्रिज्या होगी। जैसा कि हमने दूसरा क्वेश्चन किया, और 13.1 में बहुत सारे क्वेश्चन किए, ऐसे ही क्वेश्चन जिनमें कॉमन होते हैं उनकी त्रिज्या क्या होती है, उनकी त्रिज्या एक ही होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर कितने लिख दूंगा, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दी। अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, वो भी r बराबर कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या हो जाएगी, अब ऊंचाई, अब अर्धगोले की त्रिज्या है वही अर्धगोले की ऊंचाई है। ठीक है, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ये सब बिल्कुल एक जैसी है। अब जो अर्धगोले की ऊंचाई है वही अब जो अर्धगोले की ऊंचाई है, पहले ऊंचाई लिख लो, अर्धगोले की त्रिज्या या ऊंचाई, क्यों, क्योंकि जो उसकी त्रिज्या होगी वही उसकी ऊंचाई होगी। तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.4। मैं क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि मुझे बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालना है,
बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या कर दूंगा मैं, इसमें से दोनों अर्धगोले की ऊंचाइयों को घटा दूंगा। ठीक है, तो 5 में से मैं घटा दूंगा 1.4 प्लस 1.4। ठीक है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है समझने। इसको क्या लिख दूंगा, 2.8 इसका आ जाएगा ये जुड़ने में, और इसको मैं घटाऊंगा तो 2.2 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बस अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लगाना है फॉर्मूला। अब मुझे क्या लगाना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप देखेंगे ध्यान से। अब सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, निकालना क्या है, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो यहाँ पर लिखो एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन, मैथ को सामने रखो, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, तो जो अपना बेलनाकार भाग है सबसे पहले तो उसका आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, उसमें मैं जोड़ दूंगा दोनों जो अर्धगोले का भाग है उनका आयतन। तो दोनों यानी दो अर्धगोले का आयतन, दो अर्धगोले का आयतन, दो अर्धगोले का आयतन। ठीक है, बेलनाकार पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, और दो तो है अर्धगोले का आयतन पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब हो गया ये इतना। अब इनके क्या रख दूं मैं, अब इनके क्या रखना है, मुझे ओनली मान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा एच प्लस दो दूनी कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, 4/3 पाई चला गया आर, अकेला क्या बचा, एक आर आपका बचा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख लूँगा, इसको 22/7 लिख लूँगा। आर की वैल्यू मेरी कितनी है, आर की वैल्यू मेरी कितनी है, तो आर की वैल्यू मेरी यहाँ से देख लो, आर की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू है अपनी 1.4, 1.4। तो आर की वैल्यू को रखो, आर की वैल्यू को रखेंगे 1.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा अब ऊंचाई मेरी कितनी है, ऊंचाई, तो ऊंचाई हमने यहाँ पर ज्ञात की थी, देखो ऊंचाई किसकी, ये किसकी ऊंचाई है, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी निकाली आपने, 2.2। तो 2.2 आप यहाँ पर लिख दोगे, ऊंचाई कितनी 2.2 ऊंचाई, और 4/3, और आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.4। ठीक है, यहाँ पर 1 बस। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये 22/7 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसा लिखिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा 10, और इधर भी क्या जाएगा 10 जाएगा। अब इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 2.2 प्लस 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौको 56, तो 5.6 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बटे में क्या कर लो, कुछ नहीं है तो 1 कर लो। ठीक है, इसको काटो 7 दूनी 14, 2 से इसको काटो 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और क्या कट रहा है, और अभी तो अब कुछ नहीं कट रहा, बस आप इतने को लिख लीजिए। अब क्या करना है, ओनली कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, अब ओनली कैलकुलेशन आपको करना है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यदि आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 25.05 इसका आ जाएगा, और सेंटीमीटर किस में आएगा, क्यूब में आएगा। आप निकाल लीजिए, कैलकुलेशन में हम वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। किसका आ गया, एक गुलाब जामुन का आ गया। तो ऐसे ही 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, 45 गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का आयतन। बस कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके बाद कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको कैसे कैलकुलेशन को सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10.25, क्योंकि मैं कैलकुलेटर से इनको कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया। अब यहाँ से आपके समझने की
वो आ जाती है कि 45 गुलाब जामुन का आयतन। सबसे पहले मैंने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला, उसके बाद मैंने किसका निकाल लिया, 45 गुलाब जामुन का मैंने आयतन निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताइए, ये 45 गुलाब जामुन का आयतन है, अपन को निकालना क्या है, आप मैथ को सामने रखिए। अपन को निकालना था कि चीनी है, उस जो चाशनी है, जो चाशनी का आयतन है वह निकालना था अपन को। मान लो चीनी ही निकालनी थी अपन को, ठीक है। तो जो चीनी है वह कितनी है, जो भी गुलाब जामुन है उसका 30% है, जो भी गुलाब जामुन है उसका कितनी है, 30% है। यानी जो 45 गुलाब जामुन का आयतन है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, चीनी की चाशनी या चाशनी का आयतन। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, चाशनी का आयतन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसने बोला जो चाशनी का आयतन है वह क्या है, 30% है। इन 45 गुलाब जामुन के आयतन के, तो इन 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना है, इतना है, और इसका 30% मैं निकाल दूंगा, इसका 30% मैं निकाल दूंगा। तो इसका 30% मैं निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या है, मेरा आंसर है। आप निकालेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था, कॉन्सेप्ट आपको अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आराम से इसको सबसे पहले पढ़िए, इस क्वेश्चन कह क्या रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। क्वेश्चन में सबसे पहले यही आपको क्लियर करना है कि क्वेश्चन को करना कैसा है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद यही समझ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है, लकड़ी से ये बना है, ठीक है, ये लकड़ी है, इससे ये बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। जो गड्ढे हैं इसमें वो कैसे हैं, शंक्वाकार हैं। कैसे हैं, शंक्वाकार हैं। ऐसे ये देखो, ये शंकु के आकार के हैं, गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं इतनी है, ये जो है, और ये कैसा है, घन के आकार का है, ठीक है। और इसके अलावा प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है, यानी प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दी है, मतलब हम क्या समझेंगे, ये हमको शंकु की त्रिज्या दी गई है, और गहराई इसकी क्या है, और शंकु की ऊंचाई भी दी है हमको, कितनी दी है, 1.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पूरे कलमदान में हमको क्या ज्ञात करना है, लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। चलिए जो जो दिया है वह लिख लेते हैं। दिया है सबसे पहले आप शंकु का एक चित्र बना लेंगे। तो शंकु का आप चित्र बनाएंगे, इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर, बस इतना ही दिया है। बस अब तो खत्म। अब गड्ढे की गहराई मतलब शंकु की ऊंचाई h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। गड्ढे की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। अब कलमदान का आयतन, और क्या दिया है, घनाभ की विमाएं भी लिख लीजिए, दिए हैं तो घनाभ की विमाएं, ऐसे ही लिख लीजिए ताकि वहां पर आ जाए, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन, यहां पर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप, कलमदान में लकड़ी का आयतन, जाएगा क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, मैथ को सामने रखिए, घनाभ का आयतन प्लस जो 4 गड्ढे हैं उनका आयतन, 4 गड्ढे मतलब शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन।
तो घनाभ का आयतन क्या होता है, जो आपके है वह आपके घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू वी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इसमें से देखो यहाँ पे एक समझना है एक कॉन्सेप्ट को, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर चलते हैं, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी है ये कैसी है, घनाभ की है, ठीक है। देख सकते हैं आप ये लकड़ी जो है वह कैसी है, घनाभ के आकार की ये जो होती है, ठीक है, ये घनाभ के आकार। अब इसमें से लकड़ी का जो टोटल है, ये टोटल जो आयतन है, इसमें से ये लकड़ी ये गड्ढे आप बनाओगे तो लकड़ी इसमें से निकलेगी, निकलेगी कि नहीं। और आपको पूछा किसका है, इस पूरे कलमदान का। जब ये निकलेगी तो इसमें से जो शंकु हैं वह क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। बस यहाँ पर यही एक कॉन्सेप्ट था। अपन जो पिछले क्वेश्चन किए हैं उनमें अपन जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें वह चीज़ घट जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, घनाभ का आयतन -4 शंकु का आयतन। तो -4 शंकु के आयतन को मैं किस में लिखूंगा, कोष्टक में लिख दूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब एल वी एच मेरा ये होता है, तो मैं इनका गुणा कर लूँगा 15, 10 और 3.5, और इसमें मैं करूँगा शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन पाई का मान कितना रख दूंगा, 22/7 रख दूंगा, ठीक है। और मेरी जो रेडियस थी, रेडियस कितनी थी, रेडियस 0.5, तो 0.5 में रेडियस रख दूंगा, 0.5 इंटू 0.5 दो बार रखा जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में ऊंचाई रख दूंगा, तो ऊंचाई कितनी थी मेरी, ऊंचाई थी मेरी 1.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई थी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जब आप इसका गुणा करोगे तो ये 150 और ये कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1.47 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से कर लिया है मैंने, आप इसको आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा। तो लकड़ी में कलमदान का आयतन क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना आवश्यक है। इसमें से घटाया क्यों, इसमें से घटाया इसलिए क्योंकि इसमें से लकड़ी को निकाला गया है, ना कि इसमें लकड़ी और अलग से जोड़ी गई है। तो इसलिए इस पूरी लकड़ी में से हमने इन शंकु के आयतन को क्या हुआ, निकाल दिया। तो ये किस किस का, मतलब इन गड्ढों का निकल आया, मतलब शंकु के आयतन को निकाल दिया, तो इसका पूरा आयतन निकल आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से क्वेश्चन को। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है वह कैसा है, उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई कैसी है, 8 सेंटीमीटर। अब चाहे वह उल्टा हो, सीधा हो, कैसा भी हो, लेकिन है तो वह शंकु, ठीक है। और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है, कि त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा है। मतलब आपके जो कैप रहता है बर्थडे वाला, उसको उल्टा कर लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें क्रमशः प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, मतलब एक गोली है, आप जो गोली बनती हैं उसकी इन्होंने त्रिज्या कितनी रखी है, 0.5 इन्होंने त्रिज्या रखी है, ठीक है, डाली जाती है। तो उसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, मतलब उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। देखो अब मुझे एक बात बताओ, आप ये गोली को डाल रहे हैं, कुछ गोलियां इन्होंने बर्तन में डाली, ठीक है, कुछ गोलियां इन्होंने बर्तन में डाल दी, उसी के बराबर पानी बाहर निकला। अब उसी के बराबर पानी बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि मान लो मैंने ये 4 गोली एक बर्तन में डाली, इसमें से डाली, ठीक है, 4 गोली मैंने इसमें डाली। अब इसमें ये 4 गोली जितना स्थान यहाँ पर घेरेंगी, उतना ही पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। 4 गोली के बराबर निकल आएगा कि नहीं। यदि मैं इसमें एक 5 भी डालता हूँ तो उतना पानी और झलक जाएगा इसमें, तो ये बाहर आ जाएगा। यानी मैं ये बात कह सकता हूँ
कि मैं जितनी गोली डालता हूँ उतना पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लिया। अब वो ये बोल रहा है कि इसमें भरे हुए पानी का 1/4 बार बाहर निकल जाता है। तो जो पानी है उसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, मतलब जो 1/4 होगा वह किसके बराबर होगा, इन गोलियों के बराबर होगा। इसका जो भी होगा 1/4 वह किसके बराबर होगा, इन गोलियों के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं लिख लूँगा क्या दिया है। अब आप इस कॉन्सेप्ट से और समझ जाएंगे। देखिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, उल्टे शंकु के आकार का सबसे पहले एक बर्तन को बना लीजिए और आप इस आगे समझ जाएंगे। अभी सबसे पहले आपको ये बना लेना है शंकु, ठीक से बनाना है शंकु, लेकिन आपको ठीक है 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी और 8 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये बना लेना है और आपको एक गोला भी बना लेना है ऐसा, जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.5, ये गोली हो गई। ठीक है, अब लिखेंगे आप दिया है क्या दिया है आपको दिया है कि बर्तन की ऊंचाई, बर्तन किस जैसा है, शंकु की, यानी शंकु की ऊंचाई, शंकु कोष्टक में बर्तन लिख लो, बर्तन की ऊंचाई h बराबर कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। और क्या लिखूंगा, शंकु की त्रिज्या, चूंकि यहाँ पर मेरी 2 त्रिज्याएं हैं इसलिए मैं इस त्रिज्या को r1 नाम दे दूंगा। तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी मेरी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक गोले की त्रिज्या है वो भी लिख लूंगा मैं, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या जो दी है वह कितनी दी है r2 मानूंगा इसको मैं, और ये 0.5 सेंटीमीटर ये मेरी यहाँ पर दी है, इतने लिख लिया। अब मैंने मान लिया कि माना बर्तन में जो गोली डाली है, बर्तन में गोली की संख्या कितनी है, n मान लूँ, अभी बता रहा हूँ क्यों माना। ठीक है, अब जो मैं n मानूंगा बर्तन में, अभी यार बता रहा हूँ क्यों माना मैंने। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पानी जितना बाहर निकलेगा वो गोली की संख्या के बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, अब मैं यदि ये बात बोलूं कि बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन जो होगा वह किसके बराबर होगा, गोलियों की संख्या के बराबर, n इंटू, अभी मुझे पता नहीं है कितना आयतन है लेकिन मैं यहाँ पर लिख लूंगा शीशे की गोली का आयतन, शीशे की गोली का आयतन, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब बाहर निकले पानी का आयतन क्या है, जो पूरा बर्तन है उसका 1/4 भाग निकल जाता है, जो पूरा बर्तन है उसका कितना 1/4 भाग निकल जाता है, किसका, पूरे बर्तन के आयतन के, बर्तन यानी कोष्टक में क्या लिख लूं मैं, शंकु के आयतन के, यानी बर्तन का आयतन। तो मेरा जो बाहर निकले पानी का आयतन है वह कितना है, बर्तन के शंकु के आयतन का 1/4 भाग क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। उसमें दिया है क्वेश्चन में 1/4 जो है वह बाहर निकल जाता है। अब जो इतना बाहर निकला, मैंने बताया था जितनी अपन ने गोली डाली, गोली कितनी डाली n, अभी गोलियों की संख्या मालूम नहीं, क्यों, गोलियों की संख्या तो मालूम करना है। तो n इंटू शीशे की गोली का आयतन कैसी है, गोलाकार है, तो 4/3 पाई r3। अब मुझे ये बताओ इसमें r कौन सी आएगी, इसमें r गोले की वाली आएगी, तो इसमें r2 आएगी। अब इसमें मैं इसमें रख देता हूँ शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर और h बराबर में इसमें क्या लिख दूंगा n इंटू 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से पाई में आमने सामने काट सकता हूँ, आमने सामने है तो ऊपर वाला ऊपर से कटेगा और नीचे वाला
नीचे से कटेगा। ठीक है, इसमें ये 3 है, ये 3 इधर काट दूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये 3 मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो ये कहाँ पर जाएगा? ऊपर जाएगा, और ऊपर और नीचे का वैसे भी कट जाएगा, तो हम आमने सामने भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नीचे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आर, अब इनका मान भी रख दीजिए। R1 का मान कितना है? ठीक है, R1 का मान यहाँ पर देख लीजिए। R1 का मान है 5 और H है 8। R1 का मान कितना है? 5। 1/4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर। तो 5 × 5 और ऊंचाई कितनी है? 8 बराबर n × 4। और जो दूसरी वाली मेरी R2 त्रिज्या है वह कितनी है? R2 मेरी जो त्रिज्या है वह कितनी है? R2 मेरी जो त्रिज्या है वह 0.5 है। कितनी है? 0.5। तो 0.5 × 0.5 0.5 आया समझ? ठीक है, इनको मैं क्या कर लूँ? 10 कर लूँ, 10 कर लूँ, 10 कर लूँ। अब देखो, अब क्या होगा? 5 से 5 ये सामने, 5 से 5 ये सामने, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, कट जाएगा ये। ठीक है, तो मेरी गोलियों की जो संख्या आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी? बताओ। ये देखो, 5 एक 5 से 5 दूनी 10 और ये 2 से 2, तो मेरी यहाँ पर क्या बचा? 1 और यहाँ पर क्या बचा? n/100। तो n की जो वैल्यू आ गई वह कितनी आ गई? 100। और जो n की वैल्यू थी वही क्या मानी थी हमने? गोलियों की संख्या। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब जो गोलियों की संख्या है वह कितनी आ जाएगी? अपनी 100 आ जाएगी। ठीक है, 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 6वां क्वेश्चन है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, लोहे के स्तंभ से बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। समझिए क्या बोल रहा है कि एक बेलन है, मतलब जैसे आप एक डिब्बे के ऊपर डिब्बा रखते हैं, ऐसे ही इन्होंने पहले एक बेलन रख दिया और उसके ऊपर एक छोटा सा बेलन रख दिया। सबसे पहले उसका मैं चित्र ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, एक मैं बड़ा बेलन बना लूंगा, ये चित्र में ड्रॉ कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, देखो, लेकिन इनकी जो त्रिज्या है वह कैसी रहेगी? 1 रहेंगी। आपको बनाना ही है, इनकी जो त्रिज्या है उसके त्रिज्या के ऊपर त्रिज्या बनाना है। कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन त्रिज्या के ऊपर आपको त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या भी इसकी यहीं से जाना चाहिए, मतलब सेंटर में आपको इसको रखना है। यहाँ पे ये ऐसा ये बना है। चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ आ जाएगा। ये चित्र के माध्यम से मैंने समझा दिया है आपको, और इसको आप ऐसे ऐसे कर लोगे। जी ठीक है, 220 मीटर, 220 मीटर किसकी है? इसकी है। इस पर 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, ये भी सॉरी 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो है वह कितना है? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इस वाले की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास दिया है 24, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो लिखो यहाँ पर दिया क्या क्या है। दिया है, बड़े बेलन और छोटे बेलन करके लें। बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की कितनी होती है? आधी होती है। तो R1 ले लूँ। R1 बराबर कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई सबसे पहले लिख लीजिए दिया क्या गया है। अभी मैं समझाता हूँ आपको
याद क्या करना, इसको भी H1 मान लूँ, क्यों, क्योंकि दोनों बेलन है। छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या R2 मान लूँ, इसको R2 मानूंगा, और ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई कितना मान लूँ, H2 मान लूँ, ये कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर अपनी हो जाएगी। ये तो आपको दिया है। अब स्तंभ का आयतन, मुझे एक बात बताओ, स्तंभ का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या मैं एक छोटे बेलन और बड़े बेलन का आयतन ज्ञात कर लूँ तो मेरा स्तंभ का आयतन ज्ञात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिसके ऊपर ये रखे होंगे उसका आयतन मैं तभी ज्ञात कर पाऊंगा। आयतन मतलब देखो, जिसमें भी आप, अब जैसे ये एक, जितने भी एक चौकोर पट्टी पर रखे होंगे उसका आयतन, अब ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर जितना भी आयतन आएगा। क्यों, आयतन मुझे कैसे मालूम पड़ा आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यहाँ पर क्यूब दिया है, तो मुझे आयतन ज्ञात करना ही करना है। और उस आयतन को मैं क्या कर दूंगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है, तो जितना भी आयतन है उस बराबर कितने ग्राम होता है मैं ये निकाल दूंगा। ठीक है, अब आगे चलिए करते हैं, स्तंभ का आयतन ज्ञात करते हैं। स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन अपन ज्ञात करते हैं। स्तंभ का आयतन क्या होगा, स्तंभ का आयतन होगा मेरा, स्तंभ का आयतन होगा मेरा बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, चलिए बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन का आयतन लगाइए, इसमें फॉर्मूला लगाइए। बड़े बेलन का आयतन, अब इनकी ऊंचाई और त्रिज्या आपको ध्यान रखना है कितनी है। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई R1 का स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है पहले। ठीक है, तो लिख लूँ मैं, पाई आर स्क्वायर एच लिख लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं इसमें क्या लगा दूँ 1, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें क्या लगा दूँ 2 लगा सकता हूँ। ठीक है, पाई को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2, पाई R1 त्रिज्या मेरी कितनी थी, व्यास कितना था 24 था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 × 12 यानी 12 का होल स्क्वायर, और जो ऊंचाई थी वह कितनी थी 220। ठीक है, देख लो आप कॉपी पे। ठीक है, इसके अलावा R2 मेरी जो त्रिज्या थी, R2 त्रिज्या कितनी थी 8 थी, 8 का स्क्वायर, और मेरी ऊंचाई थी उसकी वह कितनी थी 60 थी। ठीक है, आया समझ। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पाई का मान दिया है, कितना लेना है 3.14, उसने पहले से ही दिया है आपको कि आपको इतना मान लेना है। 12 12 144 होते हैं, इसमें 220 का आपको गुणा करना है, 8 8 64 होते हैं, इसमें आपको 60 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3.14 आ जाएगा ये। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करके आप इसमें जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 35,520। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, और इसका आप गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन ये होती है ऐसे सवालों में। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब ये तो आ गया अपना किसका, स्तंभ का आयतन, लेकिन उसने बोला है कि जितना भी ये आया है इसको आप ग्राम में चेंज करेंगे, मतलब 1 ग्राम यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन आपको दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान आपको दिया है, लोहे का द्रव्यमान। यानी ये बात ये है कि ये जो भी आया है आप उसको किस में चेंज कर दो, ग्राम में चेंज कर दो। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो ये कितना होता है 8 ग्राम होता है। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बराबर 8 ग्राम होता है, तो इतने बराबर आप निकाल देंगे, क्या करेंगे इतने बराबर आप निकालेंगे, तो इसमें आप क्या कर देंगे गुणा कर देंगे।
8 इंटू 8 आप कर देंगे तो ये किस में बन जाएगा, ग्राम में बन जाएगा। आप इसका गुणा कीजिए, आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 2 2 6 2 दशमलव 4 ग्राम। यही क्या है अपना आंसर। ठीक है, मोबाइल से मैंने गुणा कर लिया है, आप इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि पूरे क्वेश्चन हमको करना है इसलिए कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, 10th क्लास में हैं आप तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पढ़िए एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक ठोस में ऊंचाई 120 त्रिज्या 60 शंकु सम्मिलित है। ठोस है उसमें क्या है, शंकु सम्मिलित है, यानी एक ठोस तो है लेकिन उसमें क्या है, एक शंकु भी है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। अब मालूम चल गया, यानी क्या है अपने पास एक अर्धगोला भी है। ठीक है, शंकु है वह एक अर्धगोला में रखा हुआ है। ठीक है, इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि ये बेलन तली को स्पर्श करे। यानी एक बेलन है, उसके अंदर क्या है, अर्धगोला है, और उस पे क्या रखा है, शंकु रखा है। ठीक है, तो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। वही बेलन में जितना पहले आयतन होगा, इसको डाला होगा तो जितना पानी निकला होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे और इन दोनों के आयतन ज्ञात करके बेलन के आयतन में से घटा देंगे तो किसका आयतन आ जाएगा। जैसे उसमें कर रहे थे ना गोली वाले, इनमें वैसे इसमें करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बेलन का निर्माण करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक बेलन बनाया, ये बन गया बेलन मेरा। सबसे पहले मैंने एक बेलन बनाया। अब इसमें मैं क्या बनाऊंगा, एक अर्धगोला बनाऊंगा जो कि तली को क्या करेगा, स्पर्श। ये इसकी ये है और ये ऐसा सबसे पहले तो। ठीक है, अब मैं इसमें क्या बनाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा इसमें एक अर्धगोला और फिर उस पर क्या रखूंगा, तली को स्पर्श करेगा, और उस पर रखूंगा मैं फिर शंकु को। ये बन गया। ठीक है, अब इस पर क्या बना दूं मैं, एक शंकु को। अभी लगेगा ये शंकु, ये अर्धगोला बन गया, और ये शंकु, और इन दोनों की त्रिज्या क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, और ये अर्धगोला है तो इसकी त्रिज्या यहाँ भी क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, चलिए ऐसा आप बना लेना, नामकरण कर लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या दिया है। ठीक है, दिया है तो देखो ये आपका ये हो गया, ये हो गया आपका शंकु। ठीक है, ये शंकु, और ये इसकी यहाँ तक ऊंचाई हो जाएगी बेलन की, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए चलते हैं, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। अब सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया है, मैंने समझा दिया है आपको पूरे क्वेश्चन को। दिया है क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख लेता हूँ। मैं लिख लूँगा कि जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या। अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या मैंने क्या बोला था, ये तीनों एक उसमें है, तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी और वही बेलन की त्रिज्या होगी, और वही कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। क्योंकि बेलन की त्रिज्या कितनी दी है मुझे, 60 सेंटीमीटर यहाँ पर दी है, तो वही किसकी होगी, क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि ये ना ये ऐसा है, ये जो शंकु है ना ये पूरा तल में रखा हुआ है। अब शंकु है ये अर्धगोले पर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो त्रिज्या होगी वह इसकी त्रिज्या होगी ये वाली, और इसकी जो त्रिज्या होगी, अब ये इसी के ऊपर रखा है तो इसकी त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी, अर्धगोले के बराबर हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या। तो तीनों की त्रिज्या कैसे हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। और हम पहले क्वेश्चनों में भी यही कर रहे हैं कि जो त्रिज्या है उनको हम बराबर मान रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या जो है भाई वह कितनी है, कितनी हो जाएगी आपकी, 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की यही किसकी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या,
बेलन की त्रिज्या, ठीक है, आया समझ। बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसमें R1 R2 R3 क्यों नहीं मान रहा है, इसमें R1 R2 R3 इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि जो त्रिज्या है वह कैसी है, एक ही है, ठीक है। इसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ले लेते हैं, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, दी है यहाँ पर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, जे है, इसकी ऊंचाई कितनी है 180, तो बेलन की ऊंचाई क्या मान लूंगा मैं, H1 मान लूंगा, 180 सेंटीमीटर मान लूंगा। क्यों, क्योंकि एक ऊंचाई और दी है मुझे, ये देखो 120, ठीक है, इसलिए मैंने इसको H1 मान लिया। अब जो 120 है वह किसकी है, शंकु की ऊंचाई, वह किसकी है, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई भी मुझे मिल गई, वह कितनी है, जो जो दिया है वो लिख लो, शंकु की ऊंचाई H2 करके मान लूंगा मैं, और वह मैं कितनी मानूंगा, 120 सेंटीमीटर जो कि दी गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नीचे चलते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। अब इसमें पहले पानी भरा था, ठीक है, इसमें पहले फुल पानी भरा था, इसको डाला तो जितना पानी निकला होगा वह इसके आयतन के बराबर ही तो निकला होगा। तो पूरे बेलन के आयतन में से मैं यदि इसका जो आयतन है, जो पानी निकला है, उसको यदि घटा दूं तो इसमें जितना पानी बचेगा वो इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है, वो उस बचे हुए पानी का आयतन हो जाएगा। मतलब क्या है, समझो एक बार और, मतलब ये है कि इसमें से जो डाला, इसमें मैंने जो डाला वो पानी निकला, उस पानी का आयतन मैं निकाल दूं तो वो पानी का आयतन किसके आयतन के बराबर निकला होगा, जो इसमें डाला है उसके आयतन के बराबर, ठीक है। और जो निकला है पानी पूरे में से घटा दूंगा तो क्या बचेगा, शेष पानी का आयतन मेरा बच जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा शेष बचे पानी का आयतन, किसमें बचा है, बेलन में, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन, देखो ध्यान से देखो किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले बेलन के आयतन, बेलन के आयतन, बेलन के आयतन में से, यानी बेलन जब फुल था, बेलन जब फुल भरा था उसके आयतन में से मैं किसको घटा दूंगा, उसके आयतन में से मैं घटा दूंगा शंकु, जो अपना शंकु का आयतन है और जो अर्धगोले का आयतन है, तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, इसको क्या कर दूंगा मैं, इस पूरे को घटा दूंगा, तो मेरे पास जो शेष बचे वो है उसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसके आयतन को घटा देंगे, पाई आर स्क्वायर H1, ठीक है, बेलन का आयतन हो जाएगा ये, और 2/3 पाई, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब देखो मान आप रखोगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर को कमेंट भी करोगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 8वां है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ठीक है। एक आपके लिए होमवर्क है, यहाँ से आगे का आपके लिए क्या है, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी इसको करेंगे कितना आपका उत्तर आया, ठीक है। कैलकुलेशन है आप कर लोगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप बहुत सरल क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए, ठीक है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है। अब जैसे आप तो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास इतना है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है कि नहीं। आप वो क्या करना है, बस इसका आयतन ही ज्ञात करना है। अब बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, गोलाकार, और जो ऊपर एक नली है, बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है, मतलब ये है कि यहाँ पर एक जो ऐसा है,
ये, और इसकी एक ऐसी क्या है, गर्दन है। आ रहा समझ? ये बेलन बन गया यहाँ पर, ठीक है, ये बेलन बन गया, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये गोला बन जाएगा, गोला बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, इस गर्दन की ऊंचाई है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर इसका क्या है, व्यास है। तो इसका 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.4, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8.5 इतना, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, दिया है, क्या क्या दिया है मेरे पास, चित्र को थोड़ा फेयर बनाना, जो जो दिया है वो इसमें लिख लेना। सबसे पहले मैं लिख लूँगा गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r1 बराबर इसका आधा, कितना लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 4.5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, क्या लिख दूंगा, r2 बराबर कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि उसका व्यास कितना दिया है, 2, और बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, क्या लगाऊंगा, आप फॉर्मूला लगाऊंगा मैं किसका, आयतन का। तो जो बर्तन का आयतन है वह उस बच्चे ने सही निकाला है कि नहीं, बर्तन का आयतन क्या होगा, सबसे पहले तो इस गोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है आपका, 4/3 पाई r1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जो गोले का माना है उसकी त्रिज्या क्या माना है, r1, और इसका कितना हो जाएगा, बेलन का पाई r² h, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो मैं इसमें से सबसे पहले कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, पाई ले लूँ, इधर कितना बचेगा, 4/3 r1 क्यूब प्लस r2 का होल स्क्वायर h, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है, ये दिया है यहाँ पर, पाई का मान कितना लेना है, 3.14, पाई का मान कितना लेना है, 3.14, ठीक है। यहाँ पर आप ले लेंगे पाई का मान 4/3, और इसके अलावा इन सभी मानों को आप रख देंगे यहाँ पर। r1 का मान कितना है मेरा, r1 का मान है मेरा 4.25, r1 का मान है मेरा 4.25 की होल घात क्यूब, प्लस r2 का मान कितना है मेरा, r2 का मान है मेरा 1 का होल स्क्वायर, और h का मान है मेरा 8। इसको आपको सॉल्व करना है, 3.14, ठीक है। चार बटे 3, इसका क्यूब अकेला आपको करना है, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 8 ही जाएगा। बस इसका क्यूब करके आप इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, जो कि अपना यही आंसर के बराबर है, 345 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 340.51, यानी बच्चे का उत्तर क्या आया, कम आया। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, अतः उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर से मैंने निकाल लिया, लेकिन आप कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, आप एक बार इसको देखेंगे
करके सॉल्यूशन करके देखेंगे। इसको 3 बार खोलेंगे, गुणा करेंगे। सबसे पहले आप इसको इतने को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद उसमें 8 जोड़ देंगे, फिर 3.14 से गुणा कर देंगे। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन का वहाँ क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, और आता है आपको तो आप जल्दी से इसका प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार की, ताकि जल्दी जल्दी आप वहाँ पर गुणा कर लो। लेकिन 99% चांस हैं कि वहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो सरल कैलकुलेट होगा, वैसा आपका वहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और ये करेंगे सब्सक्राइब, लाइक कर देंगे वीडियो पसंद आई हो तो। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में 13.3 के साथ। धन्यवाद।